हेलो स्टूडेंट्स, हमारे हिंदी के अभ्यासक्रम में हम आज लेसन नंबर 11 एक यात्रा यह भी ये एक हमारा जो गद्य है वो पढ़ेंगे, जिसके लेखक है रामदरस मिश्र। और ये साहित्य का एक प्रकार है जो कहानी है, और ये कहानी के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से लेखक लिख पाते हैं। ये जो शीर्षक है एक यात्रा यह भी, तो इसमें रामदरस मिश्र को यात्रा करते समय क्या अनुभव हुआ इसके बारे में वो बता रहे हैं। कहाँ से कहाँ यात्रा करी वो हम सब लेसन में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, ये जो है ये है रामदरस मिश्र, हमारे जो लेसन है एक यात्रा यह भी, उसके लेखक। ठीक है। सो स्टूडेंट, इनका जन्म हुआ था सन 1924 को, और इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। अपनी कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुचर्चित उपन्यास है टूटता हुआ और पानी के प्राचीर, आपकी कविताओं के संग्रह हैं। बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते आपके कहानी संग्रह है। खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारतीय पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। उनको ये सब अवार्ड्स मिले हैं, और उनकी ये सब कहानियाँ और काव्य संग्रह ये सब आपको बताया है, यहाँ से लेकर पूरा उन्होंने क्या क्या उपाधियाँ प्राप्त करी है। ठीक है, ठीक है, चलिए ये कहानी में क्या कहना चाहते हैं। एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शे वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। यहाँ पे ये जो लेखक हैं वो ज़्यादातर यात्रा करते नहीं हैं, वो यात्रा करने से घबराते हैं, और ख़ासकर तब जब किसी अनजान व्यक्ति के साथ उन्हें जाना हो, मतलब रिक्शा में या किसी और जगह, तो इस तरह से वो घबराते हैं। परंतु एक बार होता ये है कि उनको ग्वालियर जाना होता है डॉक्टर से मिलने, तो वो एक ऑटो में जाते हैं। तो तब रिक्शा वाले की जो रिक्शा वाले का दृष्टिकोण होता है नारियों के प्रति, तो उसके विषय में यहाँ पे थोड़ी चर्चा की हुई है। हम लेसन पढ़ते पढ़ते थोड़ा समझेंगे और मैं आपको समझाऊंगी। चलिए पढ़ते हैं। शुरुआत ही वहाँ से करते हैं लेखक कहते हैं, मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा भीरू माने यात्रा से घबराने वाला, डरने वाला। भीरू माने डरने वाला, बराबर। लेखक कहते हैं मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट शंट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी रहती है। लेखक क्या कहते हैं कि मैं यात्रा से घबराने वाला व्यक्ति हूँ। मैं डरता हूँ यात्रा करने से, और मेरे को हमेशा डर लगा रहता है कि पता नहीं रास्ते में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, कोई कैसा होगा, कोई कैसा नहीं होगा। और सबसे बड़ी मुझे असहजता तब होती है जब ऑटो में मैं बैठता हूँ, तब वो लोग अंट शंट माने उनकी मर्ज़ी हो वैसे किराया मांगते हैं। तो वो एक मेरे को बहुत
चीज़ का बहुत हिचकिचाहट होती है उस चीज़ में। और पता नहीं नए शहर में कैसे लोग मिलेंगे मेरे को, और वही सब चिंता बनी रहती है मुझे। आगे देखते हैं। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। पत्नी साथ थी, इसीलिए आश्वस्ति बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी, आप आखिर कहीं जाएंगे और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? उसकी जिद और आवाज़ में मुझे ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। देखिए वो क्या कहते हैं, लेखक क्या कहते हैं कि मुझे ग्वालियर जाना पड़ा एक बार डॉक्टर से मिलने के लिए, और ये बात की संतुष्टि थी मुझे, आश्वस्ति थी, माने आश्वासन था मुझे ये चीज़ का कि मेरी पत्नी मेरे साथ थी। जैसे ही हम स्टेशन पर उतरे कि ऑटो वाले हमारे पीछे पड़ गए कि हमारी ऑटो में आइए, हमारी ऑटो में आइए। लेकिन हम एक भी ऑटो में बैठे नहीं और चुपचाप आगे चलते ही रहे। उतने में एक नवयुवक ऑटो वाला, मतलब यंग, वो हम जब चल रहे थे तो हमारे साथ साथ ऑटो चलाने लगा, और फिर भी हम लोग कुछ भी उसको आंसर दिए बिना आगे बढ़ते ही चले गए। उतने में वो आवाज़ लगाकर उसने पूछा कि आप जहाँ जाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए आपको ऑटो तो करनी ही पड़ेगी ना, तो फिर आप मेरी ऑटो में क्यों नहीं बैठते? तो लेखक कहते हैं मैं उसकी जिद के आगे मैंने घुटने टेक दिए, और उसकी ज़िद और आवाज़ में मुझे आकर्षण लगा, इसलिए हम लोग उसकी ऑटो में बैठ गए। आगे देखिए। वह प्रेम भरी बातें कहता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसने अच्छी अच्छी बातें की हमारे साथ और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचाया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। अभी उसने जो भी पैसे मांगे वो हमने दे दिए उसको। वांछित पैसे मतलब इच्छित, उसने जो पैसे की इच्छा करी ऑटो में बैठने के लिए वो हमने दे दिए। और फिर हम डॉक्टर के वहाँ उतरे थे तो उसके घर की बेल बजाई। पता चला कि वो डॉक्टर है, उसने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था। हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? ऑटो वाला वहाँ खड़ा ही हुआ था। वापस हम उसकी ऑटो में बैठे और दूसरी जगह जगह पे, जहाँ पे डॉक्टर ने क्लिनिक बदल के नई जगह पे रखा हुआ था अपना क्लिनिक नया, तो वहाँ पे हमें ऑटो वाले ने पहुँचा दिया। और फिर लेखक पूछते हैं कि मुझे और कितने पैसे देने पड़ेंगे तेरे को? तो ऑटो वाला बोलता है, बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना। શું કહે છે? सॉरी, क्या बोलता है वो कि आपको जो भी इच्छा हो वो पैसे दे दीजिए, क्योंकि घर से यहाँ तक का किराया ज़्यादा हो गया है। उसने पूछा, बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। लेखक ने क्या बोला, ऑटो वाले ने पूछा कि आप यहाँ से कहीं पे जाइएगा क्या? तो ये लेखक हैं, वो बोलते हैं कि हाँ मुझे ये होटल में जाना है, लेकिन यहाँ पे हमें देर हो सकती है, तो आप जा सकते हो। फिर भी वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं पे खड़ा हुआ था। ऑटो वाले को ये लेखक ने बोला कि आप जाओ, क्योंकि हमें यहाँ पे देर लगेगी। लेकिन ज़्यादा टाइम हो गया तो भी वो ऑटो वाला वहाँ पे ही खड़ा हुआ था। अब हमें महसूस होने लगा कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आऊँ? लेखक क्या बोलते हैं कि
हमें ऐसा लगा कि यह ऑटो वाला कुछ और है, मतलब कि अच्छा आदमी है ऐसा। और वो हमारे भीतर घर करता गया, माने हमें घर जैसा व्यक्ति लगने लगा, घर का कोई व्यक्ति हो ना वैसा। फिर उसने पूछा कि अब कब आऊँ मैं, मतलब आपको कल या शाम को या कहीं पे जाना हो तो मैं कब आऊँ। तो लेखक पूछते हैं यानी मतलब यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना, आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा, वैसे यहाँ कब तक है। क्या लेखक क्या पूछते हैं कि क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आया। तो ऑटो वाला बोलता है कि आप यहाँ पे नए हो तो आप यहाँ पे घूमने फिरने तो जाओगे ना, तो आपको मैं ले चलूँगा। आप कितने दिनों तक यहाँ पे हो। तो यहाँ पे लेखक बोलते हैं कल शताब्दी से लौटेंगे। शताब्दी क्या है, ट्रेन का नाम है। ओके, यहाँ पे जो दिया गया है ना शताब्दी, वो ट्रेन का नाम है। तो वो बोलते हैं कि कल शताब्दी से लौटेंगे वापस, तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊं, वो पूछता है। लेखक कहते हैं भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। तो लेखक कहते हैं अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। वो बोलता है मोहन। मोहन अच्छा नाम है, लेखक बताते हैं। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। बाबूजी और पत्नी को बाबूजी मतलब लेखक को बाबूजी और पत्नी को अम्मा का नाम संबोधित करता रहा। यहाँ पे ऑटो वाले की बात की है कि वो लेखक को बाबूजी कहता था और उनकी पत्नी को अम्मा कहता था। संबोधन करना मतलब इस नाम से बुलाना। घूम घाम कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। क्या कहते हैं लेखक कि हम लोग पूरा घूम के अच्छी तरह से हम होटल में पहुँचे तो उसको भी हमने चाय पीने के लिए इनवाइट किया। वह बहुत संकोच के साथ आया, मतलब ऐसा लगा कि वो संकोच में है कि जाऊं या नहीं जाऊं चाय पीने के लिए। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई, मतलब घर की बातें शुरू की हमने उसके साथ। पत्नी ने पूछा बेटे तुम ग्वालियर के हो क्या। नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। क्या कहता है वो ऑटो वाला कि मैं मूलतः मतलब मैं सच्ची में तो आगरा का हूँ लेकिन मुझे यहाँ पे आना पड़ा। हमें लगा कि वह यह करते करते कुछ भर आया था। लेखक क्या कहते हैं कि वो ऐसा बोला ना कि मैं मूलतः तो आगरा का हूँ लेकिन मुझे यहाँ पे आना पड़ा, तो उसका गला एकदम भर गया था, मतलब कोई उसकी मजबूरी थी ऐसा कहने के पीछे और यहाँ पे आने के पीछे, इसलिए चुप रह गए। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है, मैं भी बीए पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था। की की के बाद ऐसे पॉइंट्स पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, मतलब वो बात कहते कहते रह गया। यहाँ पे क्या कहता है वो कि मुझे यहाँ पे आना पड़ा, आगरा में मेरा घर है, मेरा भाई है, मेरे माँ बाप तो है नहीं, वो तो गुज़र गए हैं, लेकिन बड़े भाई हैं जिन्होंने मेरी परवरिश की, मतलब मुझे ये काबिल बनाया पढ़ लिख के, और मेरे भाई तो वकील है, मैं भी बीए पास हूँ लेकिन कहीं पे नौकरी नहीं मिली, मैं खोज रहा था, नौकरी नहीं मिली और मुझे यहाँ पे आना पड़ा। एक चुप्पी सी छा गई, मतलब सारा एटमॉस्फियर, ये लेखक और उनकी पत्नी सारे चुप हो गए। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है, मतलब जो घटना घटनी नहीं चाहिए ऐसी घटना उसके साथ घटी है, मतलब ऐसी कुछ चीज़ हुई है जो नहीं होनी चाहिए। उसे छेड़ा नहीं किंतु उसने फिर कहना शुरू कर दिया। हमने उसे पूछा नहीं कि तुम्हें क्या हुआ है या तुम्हारे साथ क्या हुआ है, फिर भी उसने अपनी बात बताना शुरू करी।
मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। वो क्या बोलता है कि मैं नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था और एक दिन ऐसे यहाँ वहाँ नौकरी की तलाश में सारी जगह पे इंटरव्यू दे दे कर थक गया था और वापस आ रहा था। उतने में रास्ते में एक जान पहचान की एक लड़की मिल गई। बदहवास सी घिघियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। मतलब उसके हाल बेहाल थे और एकदम डरी हुई थी वो। और उसने क्या बोला, मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मोहन ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? उसने बोला, मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं। उसने क्या बोला कि मेरे माता पिता हैं, वो अधेड़ मतलब मुझसे बहुत बड़े आदमी के हाथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। क्या बोला कि मैं चाहे तो मतलब मुझे जीना नहीं है उससे, उस खुसट मतलब उस वृद्ध व्यक्ति से शादी करने से तो अच्छा है, या उसके हाथों मुझे मेरे माँ बाप बेच दे उससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ये लड़की का कहना है ये कि मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं, मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। तो मोहन क्या कहता है, वो कहता है मैं बहुत असमंजस में पड़ गया, क्या करूं, कर भी क्या सकता हूं। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। उसने बताया कि ऐसा हुआ और फिर मैं उसको स्टेशन पे ले गया। वहाँ उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। थानेदार मतलब क्या, पुलिस से। तो बोलता है मोहन के ऐसा वैसा मैंने सुना। तो तुरंत मैं उसको पुलिस स्टेशन ले गया और वहाँ पे थानेदार से सारी चीज़ें बताई। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी एफआईआर लिखकर उसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फ़िलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। इंस्पेक्टर बोलते हैं कि एक काम कर सकते हैं कि एफआईआर लिख दे और उसके माँ बाप को हवालात में बंद कर दे। कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है बिना लड़की की मर्ज़ी जाने, और ऐसे इतने बड़े वृद्ध आदमी को कैसे आप सौंप सकते हो आपकी बेटी। लेकिन बड़ी चिंता ये है कि तब तक ये लड़की का क्या किया जाए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है। एक चुप्पी सी छा गई, मतलब इंस्पेक्टर और वहाँ पे जो भी थे वो सारे चुप हो गए और मुझे मतलब मोहन को ऐसे पूछते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने ना में सर हिलाया। मोहन कहता है कि मैंने तो मना कर दिया कि मेरी शादी नहीं हुई थी। तो मैंने बोला नहीं। तो बोले तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते। तो इंस्पेक्टर ने बताया कि तुम इससे शादी कर लो, ये बात अच्छी है। मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, किंतु कुछ पल के बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा सर इससे तो पूछ लीजिए। मोहन कहता है, ये आप समझ रहे हैं ना, ये पूरा किस्सा वो लेखक को बता रहा है कि एकदम आकस्मिक ऐसी चीज़ें हो गई और इंस्पेक्टर ने बोला कि तुम शादीशुदा हो, अगर नहीं हो तो तुम शादी कर लो। तो मैंने बोला कि मैं तो करूँ, लेकिन इससे तो पूछिए आप। पहले तो मैं असमंजस में पड़ गया, लेकिन कुछ पल सोचा उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इससे शादी करने में बुराई क्या है, वैसे भी मैं उसको जानता हूँ थोड़ा। तो लेकिन फिर भी मैंने इंस्पेक्टर को बोला कि सर इससे भी आप पूछ लीजिए कि इसको मेरे से शादी करनी है या नहीं करनी है ना, क्योंकि वो भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे और इससे आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे। और आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारे हिंदी सब्जेक्ट का यूनिट टेस्ट अभी तक हुआ नहीं है। तो आपको क्या करना है, दिवाली के तुरंत बाद 2-3 दिन में आपका हिंदी का यूनिट टेस्ट होने वाला है। जैसे गुजराती का होता है वैसे ही हिंदी का भी होगा। तो
आपको क्या करना है, उसमें मैं कोर्स बता देती हूँ आपको। उसका कोर्स है 1 से 5 लेसन्स। तो आपको 1 से 5 लेसन्स की तैयारियाँ करनी है और उसमें जो भी समानार्थी, विरुद्धार्थी, शब्द समूह, ये सारी चीज़ें हमने जो पढ़ी हुई है, क्वेश्चन आंसर सारे, 1 सेंटेंस, 2-3 सेंटेंस, एमसीक्यूज़ और फिर बड़े क्वेश्चन जो है, सारा आपको प्रिपेयर करना है अच्छी तरह से। और ग्रामर में भी हमने जो पढ़ा हुआ है, कॉम्पोजिशन में भी पत्र लेखन है या कहानी लेखन है, जो भी हमने पढ़ा है वो सारा आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा। आपका हिंदी का टेस्ट दिवाली के तुरंत बाद होने वाला है और वो भी 25 मार्क का होने वाला है। तो आपको अच्छी तरह से सारा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। दिवाली के तुरंत बाद आपका टेस्ट होने वाला है ये, और वो भी 25 मार्क का होने वाला है। तो अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा। और जैसे आप हमेशा टेस्ट देते हैं, मैं आपको डेट बता दूंगी। कोर्स मैंने बता दिया है आपको, ठीक है? आपको डेट बता दूंगी, वो डेट को आपका टेस्ट होगा, ठीक है? तो आप अच्छी तरह से लिखिएगा। अभी ये लेसन जो है वो कल हमारा लेसन पूरा हो जाने वाला है। आपको आज के होमवर्क में क्या करना है, यहाँ पे जो शब्दार्थ और मुहावरे दिए गए हैं वो लिखने हैं आपको, ठीक है? शब्दार्थ और मुहावरे, और ये आपका होमवर्क है। और साथ में आप वो 1 to 5 लेसन पढ़ते जाइएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको, दिवाली के बाद ही है। बहुत 3-4 दिन के बाद होगा, इससे ज़्यादा देर नहीं होने वाली। मैं बीच में कभी भी आपको डेट बता दूंगी। मैंने बता तो दिया है आपको कि दिवाली के बाद तुरंत है, तो आप ऐसा नहीं समझिएगा कि दिवाली के बाद मंथ एंड में होगी, ऐसा नहीं समझिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं डेट बताऊंगी, उसके बाद आपके पास बहुत टाइम नहीं होगा, इसीलिए वेल इन एडवांस मैं आपको बता रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से तैयारी करने लगिएगा, ठीक है? थैंक यू। ये लेसन हम कल ख़त्म करेंगे।